बैठिए। चलिए पहला सवाल देखेंगे आप लोग। कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए। 91, 92, 93, 94? 94, 92? कंफर्म, बहुत अच्छा। तो याद रखिएगा 1993 में किसका स्थापना? राष्ट्रीय मानवा। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है पता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य है, जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है और एक राष्ट्रीय मानवाधिकार होता है। जैसे मणिपुर में घटना चल रहा है, तो मणिपुर में अगर कोई घटना चल रहा है जो कि मानव के लिए बड़ा ही निंदनीय कार्य है, तो उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आगे आकर सरकार से बात करता है। जैसे याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है। मान लीजिए कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है और इजराइल जो है हमास पर टारगेट कर रहा है, तो चलिए ठीक है। लेकिन कल का जो इंफॉर्मेशन है कि इजराइल ने एक हॉस्पिटल पर हमला किया है, जिसमें क्या है कि 500 से ज्यादा पेशेंट मर गया, तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। और इसमें मानव के नाते दुनिया के सारे देश जो है, कोई भी देश जो इस तरह का कार्य करता है उसको टारगेट करता है कि आप ये गलत कर रहे हैं, है ना, जिससे आपको दुश्मनी है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर क्रिमिनल है, तो अगर प्रतिशोध की बात है तो उस व्यक्ति से आप लीजिए, ना कि पूरे परिवार को उसका ये कर दीजिए या उसका रिलेटिव को जाके ये कीजिए। तो इससे क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं मानव जाति पर एक प्रकार का क्या है, ये प्रथा आप कह सकते हैं। इस लेकर याद रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी किसके लिए? 1993। मानव संरक्षण के लिए भी आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, चलिए ये सवाल देख लीजिए क्या है। कहता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बताइए क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? और फिलहाल नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है बताइए? कौन? मांडविया, नाम पता है? बताइए नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? केकरो पते ने है? बताइए, साफ बोलो रे। शुभम, कौन? शुभम गिल क्या? चलिए बहुत अच्छी बात है। और ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग पहले योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था। और ये एक असंवैधानिक पद था। ये कैसा पद है? कौन सा? नीति आयोग। कौन सा? और इसका अध्यक्ष कौन होता है? क्लियर ना? और इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसका? नीति आयोग। किसका? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये लीजिए। कहता है वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? कितनी? 31। कितनी? तो निर्धारित किया गया है, याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। कहां? सर्वोच्च न्यायालय मतलब समझ रहे ना, सुप्रीम कोर्ट। कहां? तो टोटल आप सुनते होंगे
कि डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ, तो उसमें क्या है, कई जज का बेंच होता है जो आपको फैसला सुनाता है, लेकिन बहुत ही समझ लीजिए कि देश का सबसे बड़ा केस होगा तो उसमें डी वाई चंद्रचूड़ आएंगे। बात समझ रहे ना? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जो मामला जाता है उसमें यही सब 31 जो होता है, मतलब पूरा वेरीफाई करके फैसला आता है। और ये जो 31 है या जितने भी सदस्य हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, फैसला सुनाते हैं, है ना? सुनते होंगे रात में फैसला सुना दिया गया, है ना? तो जजमेंट चलते रहता है और फिर फैसला आपका आता है। तो याद रखेंगे निर्धारित किया गया टोटल कितना, 31। क्लियर? और अभी चीफ जस्टिस कौन है? डी वाई। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968। 1900। और उस समय मुख्यमंत्री थे भोला, कौन? भोला प्रसाद शास्त्री। कौन थे बताइए? भोला प्रसाद कौन थे? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कौन थे? जबकि ये पहली बार लगा कब? कब लगा? 1900। 1900 बीएसएससी का चुनिंदा सवाल में से एक है। जबकि लास्ट लगा था कब बताइए? लास्ट कब लगा था बता दीजिए? 2004। कब? जिस समय याद रखेंगे कि माननीय नीतीश कुमार एक बार बने थे 2001 में, उसके बाद ध्यान रखिएगा फिर 5 में बने, जिसमें रामविलास पासवान कहते थे चाबी मेरे पास है और लेके घूमते थे। तो उसी दरमियान लास्ट, और वो बूटा सिंह का सरकार था, केजे राव उस समय बिहार में चुनाव आयोग के रूप में आया था। तो बूटा सिंह जो थे वो लास्ट राज्यपाल थे जिन्होंने बिहार में क्या लगाया था? राष्ट्रपति शासन। क्या लगाया था? जब याद रखें किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं आएगा और सरकार बनने की स्थिति राज्य में नहीं होगी तो राष्ट्रपति निर्देश देता है राज्यपाल को व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल क्या लगा देता है? राष्ट्रपति। और पुनः याद रखेंगे 6 महीना या 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिया जाता है। क्लियर ना? जैसे मान लीजिए अभी 3 पार्टी है बिहार में मुख्य रूप से, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, लोजप्पा है, छोटा मोटा बहुत पार्टी है। अगर तीनों मान लीजिए कि अगर सीट लाया और 2 मिलकर सरकार नहीं बना पाया या एकदम नहीं बनेगा तो पुनः क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा और फिर से चुनाव करवाए जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो पहली बार कब लगा था? 1968 में। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बता दीजिए कहां है? कहां? आशकाबाद। कहां? केकर? किसका? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहां है? आशकाबाद। कहां? तो याद रखिएगा इसके अलावे ताशकंद। कौन? देखिए ये राजधानी है उज्बेकिस्तान। किसकी? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां है बताइए? कहां? कहां? किसकी राजधानी? किसकी? जबकि यूएई। कौन सा? यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी कहां? अब बताइए तुर्की की राजधानी कहां? तुर्की का? तुर्की का? तुर्की का? क्लियर? अच्छा बताइए सीरिया की राजधानी कहां है? सीरिया का? दमिश्क। कहां? फिजी की राजधानी कहां है? शुबा। कहां? अर्जेंटीना की राजधानी कहां है? ब्यूनस आयर्स। कहां? कहां? किसका? किसका? तो अर्जेंटीना की राजधानी किर्गिस्तान। कौन? नाम सुने हैं? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। कहां? 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 किसका? तो किर्गिस्तान की राजधानी
मध्य एशिया में 5 देश हैं, कितने? कजाकिस्तान, कौन? जिसकी राजधानी अस्ताना, कहां? तो कजाकिस्तान की राजधानी। जबकि तुर्कमेनिस्तान, कौन? आशगाबत, कहां? उज्बेकिस्तान, ताशकंद, कहां? कहां? किर्गिस्तान, कौन? कहां? किर्गिस्तान की राजधानी कहां है? बिश्केक, कहां? 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 और एक है तजाकिस्तान, कौन? जिसकी राजधानी है कहां, बताइए? दुशांबे, कहां? तो तजाकिस्तान की राजधानी कहां है? दुशांबे, कहां? एक है अजरबैजान, कौन? जिसकी राजधानी है बाकू, कहां? ईरान की राजधानी तेहरान, कहां? कहां? और ओमान की राजधानी मस्कट, ओमान की, तो ओमान की राजधानी। और एक है लेबनान, कौन? बेरूत, कहां? इजराइल की राजधानी जेरूसलम, कहां? किसका? किसका? और लेबनान का कहां? बेरूत, कहां? और तुर्की का? तुर्की का? तुर्की का? तुर्की का? तुर्की का? तुर्की का? तो बताइए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहां है? आशगाबाद, कहां? कंफर्म। आगे, और वैधानिक सूचना, लगभग मैं जो एक लंबा अवकाश लेने जा रहा हूं, है ना, हम विशेष इजराइल दौरा पर हैं, है ना, बात समझ गए ना। तो आज के बाद ऐसे सारे छुट्टी हो, मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये टेस्ट हो सकता है, सब टेस्ट आज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आप लोग को। ये टेस्ट जो आज आप दे रहे हैं, ये टेस्ट अब अगले सोमवार, मतलब समझ रहे हैं ना, इस सोमवार ना, वो वाला है ना, हाँ, तो एक लंबा अवकाश है ना। तो अब सोमवार को डायरेक्ट आ ही जाइएगा, इन्हें की इंतजार मत करवाइएगा, है ना, ऐसे हम इंतजार करेंगे भी नहीं, है ना। तो सोमवार को, है ना, मतलब कि इस संडे तो नहीं, अगला संडे तक छुट्टी रहेगा, है ना। और फिर सोमवार को नियमित रूप से आपका टेस्ट 4 बजे कंटिन्यू चलेगा। तो एक सप्ताह लगभग का छुट्टी रहेगा आपका, है ना। तो यही सूचना था, है ना, बात समझ गए ना। हाँ, चलिए, तो कल से आपका क्लास सस्पेंड रहेगा और फिर अगले आदेश सोमवार को खुल जाएगा, है ना। चलिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति नहीं चल रहा क्या? नीचे में चल रहा था जी, कैसे बोल रहा चल रहा था? चलिए, ये हमारे क्लास में सिर्फ होता है। चलो पीछे बैठ जाओ। पुनः एक बार देख लेंगे ऑनलाइन वाले।
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आशगाबत। कहां है? तुर्की की राजधानी, यूएई की राजधानी, और याद रखेंगे उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां है? ताशकंद। कहां? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी, आबू धाबी यूएई की राजधानी, अंकारा तुर्की की राजधानी, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहां है? आशगाबत। कहां है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबत, याद रखेंगे। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति, जनजाति के लिए कितना है बताइए? अनुसूचित जनजाति के लिए याद रखिएगा कितना है बताइए तो? 47। कितना है? तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट लोकसभा में रिजर्व है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए कितना? 47। कितना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? टोक्यो, ओसाका, नागासाकी, याकोहामा। कौन सा? तो याद रखिएगा, जापान की अगर बात करेंगे तो जापान 4 द्वीप से मिलकर बना है, जिसमें पहला जापान का जो द्वीप है उसका नाम है होक्काइडो। क्या नाम है? होक्काइडो के बाद है होन्शु, होन्शु के बाद है क्यूशु, क्यूशु कौन सा? और क्यूशु के बाद है शिकोकु। कौन सा? तो मुख्यतः जापान कितने द्वीप से मिलकर बना है? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि इसका सबसे, टोक्यो जो राजधानी है किस पर है? होन्शु। ओसाका भी होन्शु पे है, और याद रखिएगा याकोहामा भी होन्शु पर है, जबकि याद रखेंगे नागासाकी जो आपका है वो क्यूशु पर है। किस पर है? अब देखिए, दुनिया भर में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा बताइए तो? ओसाका। कौन? जबकि रेशम बंदरगाह है याकोहामा। कौन? रेशम बंदरगाह कौन है? कौन? कौन बंदरगाह? तो रेशम बंदरगाह के नाम से कौन? जबकि याकोहामा की अगर बात कर लीजिएगा तो जापान का यह शहर दुनिया भर में जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेशम तो है ही, साथ में जलयान निर्माण। कौन निर्माण? जबकि ओसाका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो। कहां? जबकि नागासाकी कौन? इस पर 9 अगस्त को, कितने अगस्त को? अमेरिका ने बम गिराया था। कौन गिराया था? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नागासाकी पर कब बम गिरा था? कितने अगस्त को? तो 9 अगस्त को याद रखेंगे बम गिराया गया था। कहां पे? नागासाकी का। किस पर? और 6 अगस्त को, 6 अगस्त को। तो बताइए कि रेशम के अलावे याकोहामा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? जबकि याद रखेंगे आपका जापान का एक शहर है टोयोटा। कौन सा? कौन सा? कौन सा? जैसे हमारे यहां टाटा है ना, उसी प्रकार से टोयोटा कहां है? कहां? कौन सी कंपनी? इसके अलावा यामाहा। कौन? होंडा। कौन? होंडुई। कौन? ये सारी कंपनियां कहां की हैं?
पैनासोनिक कौन? कैनन कौन? ये कैनन कहां की कंपनी है? पैनासोनिक कहां की है? होंडा कहां की है? तोशिबा कहां की है? जापान कहां की? जबकि सैमसंग और एलजी है कोरिया की। कहां की? तो सैमसंग और एलजी कहां की है? कहां की? और पैनासोनिक कहां का है? कहां का? कहां का? क्लियर? तो इस लेकर जापान दुनिया का सबसे विकसित और उन्नत देशों में से एक है। कौन? जापान। कौन? सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है? कहां? तो आंसर लगा देंगे याकोहामा। कौन? नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध समुचित सुरक्षित युक्त बंदरगाह है? कौन? कंफर्म है कि नहीं? नाम सुने हैं? यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। कैसे बंदरगाह? तो बताइए कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण कौन है? कौन? जबकि तूतीकोरिन कौन? ये मन्नार की खाड़ी में है। किस खाड़ी में? तो बताइए कौन सा एक बंदरगाह है जो मन्नार खाड़ी में है? कौन? तूतीकोरिन है तमिलनाडु में। कहां? तो बताइए तूतीकोरिन कहां? कहां? कौन सा? तो तूतीकोरिन कहां है? कहां? जबकि याद रखेंगे ये किस खाड़ी में है? किस खाड़ी में? कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण कौन? कौन? कैसे बंदरगाह? जबकि पारादीप कौन? पारादीप है उड़ीसा में। कहां? कहां? कौन बंदरगाह? तो पारादीप कहां है? कहां? कौन? भारत इस बंदरगाह से जापान और ऑस्ट्रेलिया को लोहा भेजता है। क्या भेजता? क्या? तो याद रखेंगे किस बंदरगाह से? तो पारादीप किस राज्य में? किस राज्य में? कौन बंदरगाह? तूतीकोरिन कहां? किस खाड़ी में? कौन बंदरगाह? कौन? कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण कौन? कौन? और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम किस राज्य में? किस राज्य में? कौन? विशाखा। क्लियर? तो आंसर इसका लगा देंगे विशाखापट्टनम। देखिए सवाल एक है, आंसर एक है, डिस्कशन कम से कम 5 होता है। तो एवरीडे लगभग 100 सवाल होते हैं, है ना? तो लगभग 2000 से ऊपर सवाल आपके मंथ में होंगे और उसी पर काम होता है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। निम्नांकित में मृत ज्वालामुखी है कौन? माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, माउंट पोपा और स्ट्रोम्बोली। बताइए कौन? कौन? माउंट पोपा। माउंट कौन सा? अच्छा बताइए माउंट पोपा कहां है? म्यांमार में। नाम सुने हैं? कौन देश? म्यांमार। कौन? जबकि माउंट एटना जागृत ज्वालामुखी है इटली। कहां? कौन सा? कौन सा? जबकि स्ट्रोम्बोली भी किस देश में है? इटली। कहां? और इसे भूमध्य सागर का, किसका? तो बताइए भूमध्य सागर का। कौन सागर का? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो बताइए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है और ये किस देश में है? तो कभी सवाल आएगा कि स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी वो कहां है? कहां है? कौन ज्वालामुखी? स्ट्रोम्बोली। कौन? ये किस सागर में है? अरब सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, कौन सागर? कौन ज्वालामुखी? किस देश में?
किस सागर में? कौन ज्वालामुखी? किस देश में? किस सागर में? क्लियर। तो मृत ज्वालामुखी कौन? माउंट पोपा कहां? 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 माउंट एटना कहां? 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 जबकि माउंट फ्यूजियामा कौन? जापान। कहां? तो बताइए फ्यूजियामा कहां? फ्यूजियामा, 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 एटना, 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 माउंट पोपा, अस्ट्रोम्बोली। तो ये चारों में मृत ज्वालामुखी कौन है? कौन? माउंट ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? एक होता है मृत, कौन? कौन? मरा हुआ, कौन? जो कभी जागेगा। एक होता है सुसुप्त, कौन? बेहोश। कैसा? वो कभी जगियो सकता है, कभी। जैसे आईसीयू में व्यक्ति है तो वो याद रखेगा, वो जी भी सकता है, और लेकिन जो मर गया वो कभी जिएगा। और एक है जीवित। कैसा? तो एक जीवित है, वो हर वक्त जीवित है ना, लेकिन जब मरेगा तो फिर वो कभी भी उठेगा। तो याद रखेंगे ज्वालामुखी कितने प्रकार? कितने? कितने? भारत में भी एक जागृत ज्वालामुखी है, वैरन द्वीप। कौन? अंडमान, 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 अंडमान। क्लियर। ध्यान रखिएगा, हमारा ग्राउंड बड़ा कबाड़ा ग्राउंड है ना, बात समझे। लेकिन बैटिंग का स्टाइल ही मेरा डेंजर है, इसलिए कर हम छक्का जिधर उधर मार देते हैं ना। नहीं तो देखिए जो हमारा बल्ला जो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ये बहुत डेंजर है। और दूसरी बात, जो स्क्रीन बोर्ड लगा हुआ हमारे सामने, वो भी उसी हिसाब से है। बात समझ गए ना। फिर भी हमको संभल के करना पड़ता है। बोर्ड भी ठीक है। आगे कुछ चेंज नहीं होगा, है ना। बल्लेबाज में है ना, हम कहते हैं कि हलवाई में दूध में कोई त्रुटि नहीं है, आप लोग में कोई त्रुटि नहीं है। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो इसका पूरा दोषी मैं हूं कि मैं समझा क्यों नहीं पा रहा हूं, है ना। दूध में कोई दिक्कत नहीं होता है, दोषी हलवाई है। हलवाई अगर बढ़िया है तो गलत दूध से रसगुल्ला बना देगा, और अगर डुप्लीकेट हलवाई है तो गुलगुल्ला बना देगा, है ना। बात समझे। तो हलवाई पर निर्भर करता है। आप तो हमारे उसी तरह से, जिस प्रकार से डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, जैसे मार दो, जिला दो, जे करना है कर दो, है ना। बात समझे। डॉक्टर अगर प्रतिशोध की भावना पेशेंट से लेना शुरू कर दे तो ये गलत बात है कि तुम, है ना, आप सीधा इलाज कीजिए और बेहतर करके उसको भेजिए। तब उसी प्रकार से स्टूडेंट जब आता है तो हम इसको पीएमसीएच का वार्ड नंबर 6 मानते हैं, और हम सबको पेशेंटे मानते हैं। अंतर यही है कि वहां जीवन बचता है और यहां जीवन बनता है। बात समझ गए ना। बस अंतर यही है। नेक्स्ट सवाल। रात देखे थे आप लोग क्लास? कितना देखे थे? जो देखते हैं वही हाथ उठाइएगा, नहीं तो देखिए लोहा पकड़ के हम क्रिया खिलवा देंगे, है ना। तो लड़की लोग कितना देखी थी बताइए? इतना लोग देखे थे, है ना। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए, है ना। वो हमारा वहां पर भी लड़के ठीक ठाक रहते हैं, देखता ही है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलेंगे। ये लीजिए, कोरोना खत्म हुआ फिर मैं लाया। कोरोना कोविड-19 का पहला केस भारत में किस राज्य में? कहां? 30 जनवरी याद रखेंगे 2020 को मिला था। कौन? कोरोना वायरस। वुहान से एक लड़की आई थी, उसी में वो पॉजिटिव थी। तो याद रखेंगे कोरोना का
आप एपी सेंटर कह लीजिए, वो वुहान था। कौन? वुहान कहां था? चाइना। कहां? तो याद रखेंगे, दुनिया में जो केस मिला वो वुहान में। कहां? अब भारत में कोविड-19 का पहला केस कहां? कहां? केरल के बाद जब मिलना शुरू किया तो फिर मिलिए गया, है ना? बात समझे? चलिए, बहुत अच्छी बात। इसमें अच्छा कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको यह स्पष्ट हो गया कि कोरोना था, उनका इलाज भी चला था? कोई ऐसे व्यक्ति हाथ उठाइए। ऐसे डर रहा जिसे लगता है कि फिर पॉजिटिव कोई हो जाएगा। कोई नहीं था, मतलब कोई भी नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। उस समय मैं भी क्लास यहां से ले रहा था, है ना? और पूरे चरम पर जब कोरोना था तो यहाँ क्लास मेरा चल रहा था, है ना? और फिर बहुत बहुत ज्यादा डेंजर हुआ। तो मेन था कि भारत गांव का देश है ना, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं था। यहाँ कोरोना का दूरी 2 गज नहीं था, 1.5 किलोमीटर था। गांव में तो खाली जान जाता था कि आया है, तो उसको तो निकलना मुश्किल कर देता था, है ना? बात समझ गए ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? दामोदर घाटी। कौन? इसमें बड़े कोलफील्ड हैं झरिया। कौन? रानीगंज। कौन? तो बताइए, भारत के 2 बड़े कोलफील्ड किस घाटी में? किस घाटी में? जबकि महानदी घाटी में है तलचर। कौन? कौन सा? तलचर और कोरबा। तलचर और कौन? कोरबा। किस नदी घाटी में? किस नदी घाटी में? तो बताइए, तो भारत का सबसे ज्यादा कोयला याद रखें किस नदी घाटी में? तो भारत का सबसे बड़ा कोलफील्ड कौन है? झरिया। कौन? और दूसरा बड़ा? तो दूसरा सबसे ज्यादा कोयला कहां? और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा? अच्छा, तलचर जो कोलफील्ड है वो कहां है? उड़ीसा। तलचर कहां है? तलचर और कोरबा। कौन? कोरबा छत्तीसगढ़ में। कहां है? तो कोरबा कोलफील्ड कहां है? और तलचर कोलफील्ड और रानीगंज पश्चिम बंगाल। कहां? और झरिया? झरिया कहां है? चलिए नेक्स्ट सवाल। भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वर्षा वात्सर्जन से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। कौन वर्षा? देखिए, संवहनीय वर्षा का मतलब होता है तेज। क्या होता है? ये वर्षा जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा होता है भूमध्य सागर क्षेत्र, ये आपका भूमध्य रेखा पर। किस रेखा पर? देखिए, भूमध्य रेखा पर। किस रेखा पर? अब जब बताइए, भूमध्य रेखा कितना डिग्री होता है? तो 0 डिग्री। विषुवत रेखा को हम क्या कहते हैं? यहां गर्मी ना बहुत ज्यादा पड़ता है। गर्मी क्या पड़ता है? अब बताइए, गर्मी जब ज्यादा पड़ेगा तो जल क्या बनेगा? जलवाष्प। और जलवाष्प जब जल बनेगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगा, जल क्या बनेगा? जलवाष्प। और जलवाष्प जब बनेगा तो ये गर्म होकर कहां जाएगा? ऊपर। और ऊपर जब जाएगा तो ऊपर में जाने के बाद क्या हो जाएगा? ठंडा। और ये जलवाष्प संघनन हो जाता है, जिस कारण यहां पर खूब ज्यादा बारिश होता है। इसलिए कर तेजी वर्षा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर होता है, इसलिए कर इसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर कैसी वर्षा? कैसी वर्षा? किस रेखा पर? किस रेखा पर? किस रेखा पर? क्लियर? आगे तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज राजा प्रथम, राज राजा द्वितीय, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय। राज राजा कौन सा मंदिर? तंजौर का राज राजेश्वर, तंजौर का। और ये सारे शासक किस वंश से थे? चोल। किस वंश के? तो चोल वंश से जो राजा हुआ राज राजा। कौन? राज राजा द्वितीय। कौन? राजेंद्र प्रथम। कौन?
राजेंद्र। तो बताइए ये सारे किस वंश से थे? चोल वंश। कौन वंश? और चोल वंश की राजधानी भी कहां थी? तंजौर। कहां? तो चोल वंश की राजधानी कहां? तो दक्षिण भारत में एक राजवंश का उदय हुआ, क्या नाम था? और चोल का संस्थापक था विजयालय। कौन? विजयालय। कौन? तो चोल का संस्थापक कौन था? इसके प्रमुख शासक हुआ कौन? राज राजा प्रथम। कौन? कौन मंदिर बनाया? राज राजेश्वर। कौन? जो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? कौन मंदिर? राज राजेश्वर। क्लियर? आगे कहता है राजा जी। कौन? पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका? महसीर मछली, चीतल, कस्तूरी मृग, एशियाई हाथी। तो राजा जी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? और राजा जी है किस राज्य में? उत्तराखंड। कहां? उत्तराखंड में एक और है फूलों की घाटी। कौन? तो फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है वो कहां है? कहां? कौन सा? और हाल में याद रखेंगे रामगंगा भी कहां है? उत्तराखंड। कहां? कौन सा? एक है चमोली घाटी। कौन सा? तो बताइए चमोली घाटी कहां है? कहां? कौन घाटी? फूलों की घाटी चमोली घाटी कहां? और राजा जी कहां? और रामगंगा? रामगंगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। प्रथम आलग्न बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये था लॉर्ड, याद रखेंगे, हेम हर्स्ट। याद रखेंगे लॉर्ड एम हर्स्ट था। क्या? प्रथम आलग्न बर्मा युद्ध के समय। क्लियर? जबकि कर्नवालिस। कौन? रात में भी हम बता रहे थे कि कर्नवालिस भारत में कई सुधार लेकर आया था, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त। कौन? तो अस्थाई बंदोबस्त याद रखिएगा कौन किया था? कौन? और इसके लिए याद रखेंगे जिला कलेक्टर की भी नियुक्ति किया। किसकी नियुक्ति? तो जिला कलेक्टर की नियुक्ति कौन किया था? अस्थाई बंदोबस्त। अब सबसे ज्यादा ये पुलिस सुधार। कौन? पुलिस सुधार कौन किया था? कौन? लोक सेवा आयोग का गठन कौन किया था? तो लोक सेवा आयोग का गठन कौन किया था? कर्नवालिस। कौन? तो लोक सेवा आयोग का गठन कौन किया था? अस्थाई बंदोबस्त। और याद रखेंगे पुलिस सुधार कर्नवालिस। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए हैं? कौन संशोधन? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन में न्यायाधिकरण जोड़ा गया है? 42वां। कौमा? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। निम्नलिखित प्रदेश में किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना घास भूमि प्रदेश, उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, मानसूनी एशियाई प्रदेश। कौन प्रदेश? देखिए भूमध्य सागरीय। कौन सागर? भूमध्य सागर से 3 महादेश। देखिए भू मतलब भूमि, मध्य मतलब बीच, सागर मतलब सागर। ऐसा सागर जिसके तीनों तरफ, चारों तरफ से भूमि घिरा हो, थोड़ा थोड़ा निकास हो पानी का। तो एक तरफ है यूरोप। कौन है? एक तरफ है एशिया। कौन? एशिया। और एक तरफ है अफ्रीका। कौन? और इस सागर का नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है? कौन सागर? तो एक सवाल यहां भी बनेगा कि भूमध्य सागर कितने महादेश से घिरा है? भूमध्य सागर के उत्तर में
बताइए आपका पूरब में क्लियर, और आपका दक्षिण में। यहां पर याद रखेंगे शीत ऋतु में, किस ऋतु में? शीत ऋतु में याद रखेंगे वर्षा होती है। तो बताइए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा कब होती है, किस ऋतु में? तो आंसर आपका क्या आएगा? भूमध्य सागरीय। क्या आएगा? भूमध्य सागर। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया था? कहां? मध्य प्रदेश में। कहां किए थे? क्लियर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? किन्हें दिया गया है? बताइए किन्हें? अच्छा बताइए एंजेला मर्केल कहां की चांसलर हैं? कहां की? ये जर्मनी की चांसलर हैं। कहां की चांसलर हैं? कहां की? बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति कहां थे? और ये माओको मोर्की कहां के हैं? जापान। कहां के हैं? जापान। अब व्लादिमीर पुतिन कहां के हैं? तो बताइए अभी वहां के राष्ट्रपति कौन है? रशिया के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कहां के? कहां के? तो बताइए व्लादिमीर पुतिन का संबंध कहां से है? एंजेला मर्केल कहां से है? कहां से? कहां से? कौन? एंजेला। क्लियर। लास्ट सवाल, यूएई के मुद्रा को क्या कहते हैं? क्या? क्या? छुट्टी नहीं देने की? अरे पागल हो तो बना दो कम से कम, जो है ना। ठीक है जाइए। ये तो अच्छा, इधर सुनो, तो सही समय पर आ गया तब ना। चलिए पुनः सूचना में वापस ले रहा हूं, है ना। देखिए हम क्या कर सकते हैं, है ना। हमको जो इन्फॉर्मेशन आके सुनाया जाता है फिर मैं सुना देता हूं। कल की छुट्टी मैं रद्द कर रहा हूं, कल टेस्ट होंगे। क्लियर। जैसे एक संवाददाता हमारे आबू धाबी से थे, उन्होंने बताया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध रुक गया है, और अभी अभी दुबई से आया है, तो वो रिपोर्ट है कि सही है ना। बैठिए। ये छुट्टी हमको भेजवाया क्या था पहले? ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूए के मुद्रा को क्या कहते हैं? देखिए यूनाइटेड अरब अमीरात के मुद्रा को क्या कहते हैं? दिरहम। ध्यान सुनिएगा। कुवैत कौन सा? देखिए कुवैत के मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। क्या कहते हैं? और सऊदी के मुद्रा को क्या कहते हैं? तो सऊदी अरब के मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाल। और रसिया के मुद्रा को रूबल। क्लियर। तो रूस के मुद्रा को क्या कहते हैं? और सऊदी अरब के मुद्रा को रियाल, कुवैत के मुद्रा को दिनार, और यूएई के मुद्रा को दिरहम। क्लियर। तो कल ये नहीं सोचिएगा कि कल अब होवे नहीं करेगा, कल क्लास है। बात समझ गए ना? हाँ कल क्लास आपकी होगी। और कल और परसों तो और बढ़िया क्वेश्चन हम ला रहे हैं। हाँ